नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग में। आज हम लोग विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने कल ध्वनि देखा था। आज हम ध्वनि के गुणों पर चर्चा करेंगे। क्या क्या किस प्रकार ध्वनि में कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जो कि विज्ञान में कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग साइंस के चैप्टर्स की। सबसे पहला है साउंड का रिफ्लेक्शन, परावर्तन। जिस प्रकार प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है, उसी प्रकार ध्वनि में भी परावर्तन की घटना होती है। तो ध्वनि किसी भी सिंपल सी चीज़ है कि ध्वनि तरंगों का आना, किसी सतह से टकराना परावर्तक सतह से, और उसी माध्यम में अपना परावर्तित हो जाना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। लेकिन इस घटना से ज़्यादा ज़रूरी है प्रतिध्वनि और अनुरणन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि इको और रिवर्बेशन क्या कहलाता है। तो यहीं पर ये दोनों ही क्वालिटी परावर्तन पर आधारित है, इसलिए पहले हम इन्हें समझते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है इको। मैंने उसे आसान शब्दों में आपके लिए रखा हुआ है कि ध्वनि की पुनरावृत्ति। जब आप चिल्लाते हैं, ध्वनि का गूंजना अलग चीज़ है, और जब आपकी ही बोली गई बात आप तक वापस पहुंचती है तो वो कहलाता है इको। ठीक है, तो क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के बीच की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में, कि इको उत्पन्न होने के लिए मैक्सिमम तो ठीक है, लेकिन मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए परावर्तक सतह और आपके मध्य में। तो इको उत्पन्न होने के लिए सबसे ज़्यादा जो न्यूनतम दूरी रखी गई है वो है 17 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ उससे ध्यान दें। तो इको के जब वैज्ञानिकों ने इको की खोज की तो उसका उपयोग कैसे किया? तो वैज्ञानिकों ने इको का उपयोग किया समुद्र की गहराई ज्ञात करने में, सुदूर पर्वतों की दूरी ज्ञात करने में, वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करने में। आप पर्यटन स्थलों पर जाते होंगे तो आपको इको पॉइंट मिलते हैं, जहाँ से आप अपना नाम चिल्लाते हैं और रिटर्न में आपका नाम आप तक पहुंचता है। तो ये इको की खास बात यहाँ पर है। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार इको परावर्तन में काम करता है, उसी प्रकार परावर्तन की एक और विशेषता है अनुरणन, जिसे कहा जाता है रिवर्बेशन। ठीक है, ध्वनि स्रोत के बंद करने के बाद भी कुछ समय तक हमें क्या देती है? ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है ना, ध्वनि स्रोत को जब हम ऑफ कर देते हैं उसके बाद भी हमें ध्वनि थोड़ी देर तक सुनाई देती है, उसे ही अनुरणन कहा जाता है। और ये अच्छी घटना नहीं है, मतलब इसके कारण साउंड की क्वालिटी क्या होती है? खराब होती है या अस्पष्टता आती है। तो उससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? देखिए, जब भी आप सिनेमाघर हो, कॉन्फ्रेंस हॉल या सेमिनार हॉल में आप बैठे रहते हैं, तो उनकी दीवारें हमेशा खुरदुरी रहती है, ताकि अनुरणन की समस्या समाप्त हो और क्लियर वॉइस आप तक पहुंचे। इसी कारण आप देखे होंगे घरों में दरवाजे और खिड़कियों पर क्या लगाए जाते हैं? पर्दे लगाए जाते हैं। ठीक है, फर्श पर कालीन का बिछाना भी बहुत ज़्यादा, आप इसको इस तरीके से लीजिए कि बहुत ज़्यादा परावर्तन, बहुल परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अनुरणन। ठीक है, इसी कारण से कालीन जमीन पर बिछे रहते हैं कि फर्श से टकराकर ध्वनि का बहुत ज़्यादा पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, फिर आप पाएंगे कि परावर्तन के और उपयोग। अब अपन परावर्तन के अन्य उपयोगों की चर्चा करें तो परावर्तन के अन्य उपयोगों में आप देखेंगे कि लाउड स्पीकर हो गया, हॉर्न हो गया या शहनाई हो गई, ये सारे वाद्य यंत्र में क्या होता है? ध्वनि तरंगों का एक ही साथ बहुत बार परावर्तन होता है, लेकिन दिशा क्या होती है? एक, जिसके कारण उसके साउंड में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप का प्रयोग कर हमारे दिल की धड़कनों को सुनता है, वो भी परावर्तन की बहुत प्रमुख विशेषता है। तो प्लीज़ इन एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा, उससे संबंधित तथ्यों को याद रखिएगा, एग्जाम में आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। ध्वनि के परावर्तन के बाद हम बात करते हैं ध्वनि के अन्य गुणों की, जिसमें दूसरा है अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। ध्वनि के अपवर्तन से मीनिंग जैसे प्रकाश के अपवर्तन से, जब भी ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब स्पष्टता या दूर जाने तक में अंतर आपको देखने मिलेगा। यही कारण है, उदाहरण पे आप विशेष ध्यान दें, यही कारण है कि रात में ध्वनि तरंग, या यूं कहें ठंड में भी आप बोल सकते हो, रात में ध्वनि तरंग दूर तक और स्पष्ट सुनाई देती है। इस कारण से नहीं कि रात में सब सो जाते हैं, बल्कि इस कारण से क्योंकि रात में ठंडी होने के कारण धरातल के पास का जो माध्यम होता है वो सघन होता है, और आपने कभी सीखा कि सघन माध्यम में ध्वनि तरंग बहुत तेजी से गमन करती है। और वही चीज़ दिन में ध्वनि स्रोत हमें
वही ध्वनि स्रोत के आसपास ही हमें ध्वनि सुनाई देती, बहुत दूर तक हमें सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि धरातल गर्म होता है, गर्म होने के कारण वहाँ की वायु क्या हो जाती है, विरल हो जाती है। इसे आप घनत्व से भी कोरिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला गुण हम देखते हैं व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। व्यतिकरण में क्या होता है, जब भी दो समान आवृत्ति या यूं कहें आप आयाम की ध्वनि तरंगे एक ही बिंदु पर जाकर पहुंचती हैं, तो जब वो एक बिंदु पर पहुंचती है तो उनकी ध्वनि ऊर्जा पुनः वितरित हो जाती है। ये विनाशी भी हो सकता है और निर्माणी असंघर्षी भी हो सकता है। ठीक है, उसी कारण से इसी गुण का फायदा उठाकर आपको देखेंगे कि समुद्र में ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं, लाइट हाउस। उसमें लाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सायरन की होती है। बहुत समय समय पर सायरन आवाज़ें निकाली जाती हैं। बहुत सारे ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर ध्वनि तरंग नहीं भी पहुँच पाती, लेकिन बहुत सारे ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर ध्वनि तरंग स्पष्ट सीधे पहुँचे। ठीक है, ताकि तट से दूर रहा जा सके। ठीक है, अगला और लास्ट गुण हम ध्वनि का देखते हैं, वो है ध्वनि का विवर्तन या डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन। ठीक है, विवर्तन क्या होता है, बहुत ही आसान है, हमने सरल शब्दों में रखा है कि ध्वनि के मार्ग में जब भी अवरोध आ जाए तो ध्वनि तरंगे उसके किनारों से टकरा कर क्या हो जाती है, मुड़कर दोबारा हमारे कानों तक पहुंचती है। ठीक है, हो सकता है उसके प्रबलता में क्या आ जाए, कमी, लेकिन ध्वनि किसी भी मार्ग से अवरोध नहीं होती, उसके किनारों से, उसकी तरंग पर निर्भर करता है, उसके किनारों से होकर हम तक पहुँचती है। इसी कारण से हमने एक उदाहरण रखा हुआ है कि एक कमरे में जब भी हम बोलते हैं तो हमें दूसरे कमरे में भी सुनाई देता है। हाँ, ये बात और है कि बहुत स्पष्ट सुनाई नहीं देता, और जब स्पष्ट सुनाई नहीं देता और मम्मी आ जाती है तो मम्मी को लगता है कि हम मोबाइल चला रहे हैं इसलिए हमें सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको इस गुण का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करिए, ऑब्जेक्टिव्स लगाइए, लॉकडाउन में फुल यूज़ करिए टाइम का। ऑल द बेस्ट।